हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप दैट एवरीवन इज डूइंग गुड और इसका पार्ट वन आप पढ़कर आए होंगे। सो आज रहने वाला है गवर्नेंस चैप्टर का पार्ट टू, जिसमें हम काफ़ी डिटेल में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं और लास्ट में आपको मिलेगा एक क्वेश्चन। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो से शुरू किया था, तो इसमें भी आपको मिलेगा एक क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने आज के मेन टॉपिक पर, फिर उसके बाद क्विक रिव्यू करेंगे पूरी जर्नी का, फिर उसके बाद हम करेंगे क्लास ओवर। तो इसमें एक और स्पेशल चीज़ है, एक स्पेशल व्यक्ति के बारे में आपको बताने वाला हूँ। जानने के लिए लास्ट तक बने रहिए। चलिए, तो शुरू करते हैं। थ्री लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अब गवर्नमेंट के तीन लेवल कौन कौन से हैं? अब ज़रूरी है कि तीन लेवल ही होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी अराइज होगा। तो ज़रूरी नहीं है हर गवर्नमेंट में तीन लेवल हो, बट हमारे यहाँ इंडियन गवर्नमेंट में तीन लेवल देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। एनी गवर्नमेंट ऑपरेट्स एट टू लेवल, एट लीस्ट टू लेवल पे सभी गवर्नमेंट ऑपरेट करती हैं लगभग सारी। एक तो लोकल लेवल होता है, एक नेशनल लेवल होता है। ज़्यादातर कंट्रीज में, जैसे कि इंडिया में भी देखने को मिलता है, तो हमारी गवर्नमेंट क्या है, लोकल लेवल सबसे नीचे वाला, फिर उसके बाद स्टेट और रीजनल लेवल, आपका जो प्रदेश होता है उसके लेवल पे, और नेशनल लेवल, तीन लेवल पर डील करती है। और हर एक लेवल का अलग अलग मैटर्स या अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं जो उन्हें, जिन पर उन्हें वर्क करना होता है, जिन्हें उन्हें डील करना होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, नेशनल लेवल जो होता है गवर्नमेंट का, वो क्या है, नेशनल लेवल के इश्यूज रिजॉल्व करती है। जैसे कहीं कभी वॉर हुआ, तो वॉर में डायरेक्ट जो इन्वॉल्वमेंट होगा ना, वो नेशनल लेवल गवर्नमेंट का होगा कंपैरेटिवली स्टेट लेवल गवर्नमेंट। स्टेट लेवल गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को संभालेगी। ठीक है, वो नेशनल लेवल पे वॉर लेवल के डिसीजंस नहीं लेगी। वो क्या करेगी, अपने स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को संभालेगी। और जबकि नेशनल लेवल गवर्नमेंट क्या करेगी, वॉर जैसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं या फिर करना है नहीं करना है, ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस पर फैसला लेगी। जैसे अभी पहलगाम का रिप्लाई किया था ना हमने, क्या था उस ऑपरेशन का नाम, ये भी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। क्या नाम था ऑपरेशन का, याद आ रहा है आपको? ओके, ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, क्या था ऑपरेशन? ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, तो ये जो डिसीजंस लिए गए वो कौन लेगा, नेशनल लेवल गवर्नमेंट। और अ, और स्टेट्स का क्या काम होगा, अपने स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को संभाल कर रखना उस समय। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एक स्लाइड में, जिसमें आपके लोकल लेवल गवर्नमेंट जो कि विलेज और टाउन लेवल पे आपको देखने को मिलती है, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे, और फिर देखने को मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट, कहाँ पर, नेशनल लेवल पे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो लोकल गवर्नमेंट विलेज या टाउन लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब एक सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए आपके ना गांव में बाढ़ आती है, या फिर ऐसा रेनी सीजन चल रहा है और काफी तेज रेनफॉल होता है और एक छोटे एरिया में बाढ़ आती है। तो वहां पर ना आपका जो रीजनल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो संभालेगा। गांव के लोग होंगे या फिर आसपास का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, सिर्फ वही। लेकिन अगर उसमें काफी सारे विलेज टाउन इन्वॉल्व होते हैं, मल्टीपल विलेज टाउन इन्वॉल्व होते हैं, और काफी थोड़ा सा इससे बड़े लेवल पे आ जाते हैं, तो आपका स्टेट लेवल जो है वो इस सिचुएशन को संभालेगा। लेकिन अगर ये उससे बड़ी स्थिति बन जाती है, एक बहुत बड़े एरिया को अफेक्ट करती है ऐसी चीज, तो ये कौन संभालेगा, आपकी जो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट होगी, या फिर जिसे यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, वो इस पर ध्यान देगी, इसको, इस मैटर को अपने अंदर लेकर काम करेगी। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़े। जैसे हमें जुडिशरी के भी दो लेवल देखने को मिलते हैं। जुडिशरी, जैसे ऑल इंडिया लेवल पे हमें क्या देखने को मिलता है, एससीआई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और स्टेट लेवल पे आपको हाई कोर्ट, और लोकल लेवल पे भी कोर्ट्स देखने को मिलते हैं, ये अपन आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो जुडिशरी, जुडिशरी नेशनल लेवल पे आपको सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलता है, और स्टेट लेवल पे आपको हाई कोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। अब ऐसे ही लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर समझ चुके हैं ना, जो लॉ बनाती है, राइट? लेजिस्लेचर क्या होती है,
जो लॉ बनाती है वो नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे दोनों पे देखने को मिल जाती है। नेशनल लेवल पे हमें दो हाउस देखने को मिलते हैं, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पर वो लोग होते हैं जो इलेक्ट होकर आते हैं। तो आपने पता ही होगा लोकसभा राज्यसभा के बारे में। अगर नहीं पता आगे वाली क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इतना समझिए कि नेशनल लेवल पे भी दो हाउस होते हैं। हाउस वर्ड हम पढ़ चुके हैं टर्म्स में, तो आपको क्लियर होगा। नहीं है तो फर्स्ट क्लास एक बार जरूर देख लेंगे। लोकसभा, राज्यसभा, जो कि लॉ बनाते हैं नेशनल लेवल पे, नेशनल लॉज बनाते हैं। ठीक है। ऐसे ही स्टेट लेवल पे हमें क्या देखने को मिलती है, स्टेट असेंबली देखने को मिलती है। और स्टेट असेंबली के साथ साथ हमें विधानसभा भी देखने को मिलती है। लेकिन 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 काफी सारे स्टेट्स में विधानसभा देखने को नहीं मिलती है। कुछ स्टेट्स हैं जहां पर विधानसभा हमें आज देखने को मिलती है। क्लियर है इतना। अब आपको मैं एक टास्क दे रहा हूं, अगर पॉसिबल हो पाए तो आप ना देख कर आएंगे किन किन स्टेट में आपको विधानसभा देखने को मिल जाती है। ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आपको देख कर आना है किन किन स्टेट्स में आपको विधानसभा देखने को मिलती है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब आपका एग्जीक्यूटिव, जो कि लॉ जो लेजिस्लेचर ने बनाया है उसे एग्जीक्यूट करने का काम करती है, मतलब इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। तो सेंट्रल लेवल पे आप इसको हेड कौन करता है, प्रेसिडेंट, जो कि नॉमिनल हेड होते हैं। नॉमिनल का मतलब अपन पढ़ चुके थे फर्स्ट क्लास में, राइट। तो जो कि सुप्रीम कमांडर भी होते हैं, सारी आर्म्ड फोर्सेज जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज हैं उनके सुप्रीम कमांडर भी होते हैं। प्राइम मिनिस्टर एज द एग्जीक्यूटिव हेड, और प्राइम मिनिस्टर इसके क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। अब देखो, एग्जीक्यूटिव हेड का मतलब होता है बच्चों जो एग्जैक्टली काम करवा रहा है ऑन ग्राउंड। ठीक है, राइट। और नॉमिनल हेड का मतलब होता है जो नाम के लिए है, मतलब नाम के लिए, मतलब फाइनल डिसीजंस तो उसी के कहने पर होंगे, बट वो फाइनल डिसीजन मेकर नहीं है। क्लियर है। दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, आगे जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे हमें आपको और क्लियर होते चले जाएगा। क्लियर है इतना। तो अभी बस इन दोनों टर्म्स को जरूर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। फिर उसके बाद हमें स्टेट लेवल पे देखने को मिलती है सिमिलर। स्टेट लेवल पे गवर्नर नॉमिनल हेड होते हैं और चीफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव हेड देखने को मिलते हैं। सेंट्रल लेवल पे कौन है, प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है, पर एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, आपके प्राइम मिनिस्टर। और स्टेट लेवल पे गवर्नर नॉमिनल हेड है और चीफ मिनिस्टर आपके कौन है, एग्जीक्यूटिव हेड है। क्लियर है। अब फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव, अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं। जैसे नेशनल लेवल पे आपके डिफेंस रिलेटेड मैटर, मैंने अभी वॉर वाला बताया था, वॉर डिफेंस में ही आता है, राइट। फॉरेन अफेयर्स आपके एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड डिसीजंस, कम्युनिकेशन, करेंसी, इंटर स्टेट कॉमर्स, एजुकेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल पॉलिसीज, जब भी कोई नेशनल पॉलिसी बनाई जा रही है, ये क्या है आपके आपके यूनियन के सब्जेक्ट्स बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, यूनियन सब्जेक्ट्स। जब मैं आपको आगे वाली क्लासेस में कभी शेड्यूल पढ़ाऊंगा तो वहां हम इन्हें और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं स्टेट सब्जेक्ट, यानी स्टेट गवर्नमेंट किन किन चीज पर लॉज बना सकती है या फिर फंक्शन कर सकती है। पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर, adaptation implementation law made by the central government at the state level, पब्लिक हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और इरिगेशन के लिए लोकल गवर्नमेंट के लिए। अब अगर आपने नोटिस किया हो तो आपको एजुकेशन यहाँ भी दिख रहा है, एजुकेशन यहाँ भी दिख रहा है। तो बच्चों काफी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ना वो कॉमन सब्जेक्ट हैं जिन्हें कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। आगे जाके आप पढ़ेंगे इन दोनों लिस्ट के, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट के अलावा एक कंकरेंट लिस्ट भी होती है जहां पर दोनों मिलके डिसीजंस लेते हैं। क्लियर है। दोनों मिलके डिसीजंस लेते हैं, ऐसी लिस्ट को क्या बोलते हैं, कंकरेंट लिस्ट, जहां पर दोनों गवर्नमेंट अपने अपने लॉज बना सकती हैं। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और ऐड कर देता हूं मैं, कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया है, कोई रूल बनाया है, तो स्टेट गवर्नमेंट उसे ब्रेक नहीं कर सकता है। क्लियर है इतना। बट बट ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं। बट सर्कमस्टांशियल कंडीशंस में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट को अगर छूट देता है तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग लॉ बना सकता है। क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़े, समझ में आ गया।
चलिए कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट है ना, वहां से हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, आपने अलग अलग जगह देखे होंगे, वहां पर मोटो देखने को मिलते हैं। तो वहां से जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट हैं, वहां से वो मोटो ले रखे हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मोटो क्या है, सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की हमेशा विजय होती है। तो ये मोटो हमने क्या है, अपने एंशियंट टेक्स्ट से ले रखा है। क्लियर है इतना? ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स। फिर आते हैं सुप्रीम कोर्ट का मोटो भी देखने को मिलता है, यतो वो धर्मस्तु जया, जहां पर धर्म है वहां पर उसकी विजय होती है। ठीक है, वेयर देयर इज धर्म देयर इज विक्ट्री, जहां पर धर्म है वहां पर उसकी विजय होती है, यतो धर्मस्तु जया। तो ये दोनों चीजें याद रखेंगे आप। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां होती हैं जो आपके जनरल नॉलेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे गवर्नमेंट इंडिया का मोटो सत्यमेव जयते, और आपका जो सुप्रीम कोर्ट का मोटो है यतो धर्मस्तु जया, वेयर देयर इज धर्म देयर इज विक्ट्री। ये दोनों याद रखेंगे। चलिए, अब ये वो स्पेशल पर्सनालिटी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला था। तो ये आ चुके हैं आपके सामने, आप में से मैक्सिमम लोगों ने रिकॉग्नाइज कर लिया होगा इन्हें। ये हैं हमारे देश के बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन, जो अभी हमारे बीच में नहीं है बट ऑलवेज इंस्पायर अस। तो ये कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, तो इनकी स्टोरी के बारे में हम जानने वाले हैं। जो लोग इनको नहीं जानते, इनकी बायोग्राफी नहीं पढ़ी है, तो आप एक बार इनकी बायोग्राफी जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके अलावा इनकी लाइफ स्टोरी, जो इनकी बायोग्राफी है, वो जरूर जानने की कोशिश करेंगे। तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। जैसे कि जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, एक हम्बल फैमिली में रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ था। रामेश्वरम कहाँ है? तमिलनाडु में। और इनका जन्म किस ईयर में हुआ था? 1931 में। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखेंगे, इनके जन्म प्लेस 1931 रामेश्वरम तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। और ये एक साइंटिस्ट थे। क्या थे ये? बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही सम्मानीय साइंटिस्ट थे, जिनका निकनेम भी फेमस है काफी। आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, आई एम 100% श्योर कि इनका नाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जरूर सुना होगा, कहीं ना कहीं न्यूज में कभी ऐसे देखते हुए पढ़ते हुए। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। क्यों? क्योंकि इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल था किसमें? इंडियाज स्पेस प्रोग्राम में, और इंडियाज मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज में इनका बहुत स्पेशल रोल था उन्हें बनाने के लिए। जो कि आज आप न्यूक्लियर पावर देखते हैं, न्यूक्लियर पावर कंट्री बन पाए हैं, इनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा है हमें न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए। तो इनके सम्मान में इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं, ये हमारे 11th प्रेसिडेंट भी रहे हैं। कब से कब तक? 2002 से 2007 तक। ठीक है, तो ये हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और इनके बहुत बहुत बड़े स्टेटस होने के बाद भी ये आम लोगों से ना काफी अच्छे लेवल पे कनेक्ट रहते थे, और काफी सारे लोगों को इंस्पायर भी करते थे। और काफी सारी चीजें, नॉलेज, इनोवेशन, ये काफी सारी चीजों को बढ़ावा देते थे। और आज भी हजारों लाखों लोगों को ये इंस्पायर करते हैं। ही इंस्पायर मिलियंस ऑफ विथ हिज ह्यूमिलिटी, डेडिकेशन टू द सोशल कॉज एंड कमिटेड टू द नेशन। ही tirelessly encourage young Indians to dream big and work hard to achieve their goals। अब कुछ टर्म्स मैं जरूर मार्क करूंगा, जैसे कभी कभार आपके सामने ऐसे टायरलेसली आ जाता है, बहुत ही हार्ड वर्किंग जो व्यक्ति होते हैं, जिन्हें काफी ज्यादा काम करते हैं, उन्हें टायरलेसली बोलते हैं। जैसे हिंदी में अगर एक पर्टिकुलर वर्ड बोलूं तो अथक प्रयास करने वाले लोग, मतलब बिना थके काफी सारा काम करने वाले लोग। उनमें से एक थे हमारे प्यारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर। ठीक है, डॉक्टर कलाम showed that even though his position as a president of India was nominal, उन्होंने बताया कि उनकी पोजीशन भले ही नॉमिनल हो, लेकिन उन्होंने काफी सारे इंपॉर्टेंट रोल और और काफी सारे लोगों की लाइफ को काफी अच्छे तरीके से प्रभावित किया। अब इनके कुछ थॉट्स थे, उनके बारे में भी जानेंगे हम, कि इनके जैसे काफी सारे लोगों के महान महान थॉट्स होते हैं, आपको अक्सर कर सुनने को मिल जाते हैं, उनके बारे में भी। ठीक है, तो पहला, लुक एट द स्काई।
मतलब आसमान को देखिए, वी आर नॉट अलोन, हम अकेले नहीं हैं, द होल यूनिवर्स इज फ्रेंडली टू अस, पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमारा दोस्त बनने को तैयार है, कॉन्स्पायर्स ओनली टू गिव द बेस्ट टू दोज हु ड्रीम एंड वर्क, और ये साजिश कर रहे हैं क्या, जो लोग सपने देखते हैं और उसके लिए काम करते हैं उनको बेस्ट चीजें देने का, गेम के थॉट्स थे। सेकंड, टू सक्सीड इन योर मिशन, अपने मिशन में सक्सेसफुल होने के लिए आपको सिंगल माइंडेड डिवोशन होना पड़ेगा अपने गोल की तरफ। मतलब पहले आपको मिशन डिसाइड करना पड़ेगा, आपको अपना एम डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, करना क्या चाहते हैं, और फिर पूरा सिंगल माइंड, मतलब आपका सोचना खाना पीना जब भी आप वो कर रहे हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ वो गोल प्राप्ति होनी चाहिए, तब आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। फिर आते हैं, ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, सपने वो नहीं होते जो आप सोकर देखें, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। आपने काफी बार ये अक्सर कर सुना होगा, लेकिन किसने कहा है इसके बारे में भले ही ना पता हो आपको, तो ये एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा। फिर उसके बाद आते हैं एक और उनके इंपॉर्टेंट थॉट्स पर, इफ फोर थिंग्स आर फॉलोड, चार चीजें आपको फॉलो करनी है। ग्रेट एम, आपका एम बहुत बड़ा होना चाहिए, कभी भी छोटे एम्स मत रखिए अपने लाइफ में। यू हैव द कैपेबिलिटी टू अचीव एनीथिंग, एनीथिंग विच मीन्स एनीथिंग इन लाइफ, आज नहीं तो कल अगर आपका एम बहुत बड़ा है वो आप अचीव कर ही लेंगे। एक्वायरिंग नॉलेज, मतलब लगातार आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी जो भी आप करने वाले हैं उसके लिए। हार्ड वर्क, इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, कठोर परिश्रम करना ही पड़ेगा। परसिवरेंस, आपको लगातार उस काम में लगे रहना पड़ेगा, आपको धैर्य के साथ उसके साथ चलना पड़ेगा। देन एनीथिंग कैन बी अचीव्ड, और उसके अगर आप ये चार चीजें फॉलो करते हैं, फर्स्ट ग्रेट एम, एक्वायरिंग नॉलेज, हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस, जिसके बाद आप कोई भी चीज अचीव कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके अलावा लास्ट इस इनके बारे में है तो काफी सारी चीज, लेकिन इस स्लाइड में इनके लिए लास्ट चीज, अब आपको पता है कभी कभार आप फेल होते हैं, तो फेल का मतलब क्या होता है, जो इन्होंने हमें बताया, फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, मतलब सीखने की दिशा में पहला कदम, FAIL, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। और कोई चीज खत्म हो जाती है तो वो खत्म नहीं होती है, एफर्ट्स नेवर डाइज। आपको लगता है ना कि अब सब खत्म हो गया, या फिर मेरे जो भी काम किया था वो सब खत्म हो गया, नहीं, एफर्ट्स आपके कभी नहीं मरते। इफ अगर आपको कोई नो बोलता है तो याद रखिएगा, नो का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। मे भी आपके लिए दरवाजा बंद है, यहाँ से आपको नो बोल दिया गया, तो लाइफ में आपके लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ मूव कीजिए। सो लेट्स बी पॉजिटिव। तो इतने इतने बढ़िया बढ़िया थॉट्स थे उनके, इनको आप कहीं भी कोट कर सकते हैं किसी को बोलने समझाने या बताने के लिए कि एक व्यक्ति, एक आम सा इंसान जो रामेश्वरम के एक छोटे से गांव से आता है, 1931 में जिनका जन्म हुआ, ठीक है, 1931 से रामेश्वरम तमिलनाडु से निकलकर आकर वो एक रिनाउंड साइंटिस्ट बना, साइंटिस्ट बनने के बाद 2002 से 2007 तक एक देश का राष्ट्रपति तक बन गया। तो क्या क्या आपको नहीं लगता जीवन में कुछ भी अचीव करना, इट्स नॉट दैट टफ जितना आप सोच रहे हैं। कभी कभार आपकी प्रॉब्लम्स क्या होती है ना, आपकी प्रॉब्लम्स इज योर थॉट्स, तो सोचना बंद कीजिए एंड लेट्स स्टार्ट डू समथिंग एंड अचीव ग्रेट। ठीक है। चलिए, इसके साथ आते हैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए अपने टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। ठीक है, जहां पर लोगों को रिप्रेजेंट किया जा रहा हो, या फिर लोगों का तंत्र हो, जहां पर लोग राज कर रहे हो, आम जनता राज कर रही हो, उसे हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, दिस इज वन ऑफ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एडप्टेड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड डेमोक्रेसी। ठीक है। तो ये एक फाउंडेशन स्टोन है जिसे काफी सारी कंट्रीज ने अडॉप्ट किया। और ये, इससे पहले आगे बढ़े तो मैं आपको बता देता हूँ, डेमोक्रेसी वर्ड ना आपके ग्रीक वर्ड से निकल कर आता है, जिसमें जिसका मतलब होता है डेमोस। डेमोस का मतलब होता है बच्चों पीपल।
क्या होता है? पीपल, यानी आम जनता। और जो आपका क्रेसी, उसे बोलते हैं क्रेटोस, ग्रीक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? क्रेटोस, सॉरी ये ए है, क्रेटोस। क्रेटोस का मतलब क्या होता है? रूल। तो लोगों का रूल, पीपल्स रूल। ठीक है। तो डेमोक्रेसी का लिटरल मतलब होता है रूल ऑफ द पीपल, जनता का शासन। ठीक है। अब जनता का शासन आपको देखने को मिलता है कहाँ? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और डायरेक्ट डेमोक्रेसी दोनों में। रिप्रेजेंटेटिव, अब यहाँ पर ये जरूर समझ लीजिएगा कि रिप्रेजेंट, नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ मैं। तो आपकी जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है ना, उसमें क्या करते हैं आप ना, इलेक्ट करके, इलेक्शन के थ्रू कुछ लोगों को इलेक्ट करते हैं, और इलेक्ट करने के बाद आप उन्हें भेजते हैं कहाँ? आपकी पार्लियामेंट में, आपकी विधानसभा में, आपकी राज्यसभा और लोकसभा में। वहां जाकर ये लोग क्या कर रहे होते हैं? आपके बिहाफ में आपके लिए डिसीजंस ले रहे होते हैं। ऑन द सेकेंड हाफ आपको देखने को मिलती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां पर कभी कभार ना, ऑल द कॉमन पीपल्स आर अलाउड टू टेक डिसीजन फॉर देमसेल्फ। मतलब आपको ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, इफ यू लाइक देम यू कैन ऑप्ट देम, इफ यू डोंट लाइक देम यू गो फॉर अनदर। ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है? आप क्या है? रिप्रेजेंटेटिव, अपने आप को दिखाने वाले लोग चुनते हैं। मतलब आप लोगों को चुनकर भेजते हैं, वो आपके बिहाफ में डिसीजंस लेते हैं, आपके लिए काम करते हैं। और जबकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है बच्चों? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आप कभी कभार या फिर आप अपने डिसीजंस लेने के लिए ऑथराइज्ड होते हैं, वहां पर जिनको आपने भेजा है वो आपको ऑप्शंस दे देते हैं। जैसे हमें देखने को मिलता है ब्रिटेन के केस में। ठीक है। तो वहां पर आपको देखने को मिलता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाला कॉन्सेप्ट, और हमारे इंडिया के केस में आपको क्या देखने को मिलता है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्लियर है? आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। और जैसे कि आपको बताया ना, जो आपके पार्लियामेंट में कौन जाते हैं? आपके एमपीज जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ऐसे ही आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन होते हैं? एमएलएज होते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और एमपीज को क्या बोला जाता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि आपके नेशनल लेवल पे देखने को मिलती है, और एमएलएज आपके स्टेट लेवल पे देखने को मिलते हैं। अब हमारे देश में अकॉर्डिंग टू 2024 970 मिलियन वोटर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। 970 मिलियन वोटर आपको देखने को मिलते हैं, अराउंड 97 करोड़ लोग आपको वोट डालते हुए दिख जाएंगे, वोट डालते हुए दिख जाएंगे। ठीक है। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी हमारी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एज वेल एज मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। ठीक है। The term grassroots democracy refers to the system that enables encourages the participation of ordinary citizens. तो जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी होती है वो क्या रेफर करती है? कि आम लोगों का पार्टिसिपेशन, जो कॉमन पीपल है उसका पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करती है। आई होप आपको डेमोक्रेसी क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नो कंट्री कैन रन विदाउट गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस। कोई भी कंट्री बिना गवर्नेंस के और बिना गवर्नमेंट के रन नहीं कर सकती। फिर उसके बाद आते हैं मॉडर्न गवर्नमेंट के तीन क्या बोलते हैं? मॉडर्न गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट करवाता है, और जुडिशरी जो कि न्याय देता है, विच नीड्स टू वर्क टुगेदर, और जिनकी जरूरत होती है कि जो साथ में मिलकर काम करें। द इंडियन गवर्नमेंट फंक्शन एट 3 लेवल्स। इंडियन गवर्नमेंट 3 लेवल पे वर्क करती है, सेंटर और स्टेट लेवल, जो आपका नेशनल लेवल होता है, सॉरी सेंटर और नेशनल लेवल, जो कि आपके सेंटर नेशनल पे देखती है। और फिर उसके बाद स्टेट लेवल आपको राज्य के स्तर पर देखने को मिल जाता है, लोकल लेवल जो कि आपके विलेज और टाउन लेवल पे देखने को मिल जाता है। डेमोक्रेसी इज द ओवरऑल फ्रेमवर्क फॉर दिस सिस्टम। तो डेमोक्रेसी क्या है? ये पूरा फ्रेमवर्क है इस सिस्टम का। इट फंक्शंस थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और क्या बोलते हैं, ये कैसे फंक्शन करती है? जिन्हें आप इलेक्ट करके भेजते हैं उनके बेस पे, बोथ एट द स्टेट और नेशनल लेवल, जिन्हें आप स्टेट और नेशनल लेवल दोनों पर रिप्रेजेंट करके भेजते हैं, उनके बेस पर वर्क करती है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर। तो आपको डेमोक्रेसी समझ में आ गया, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। अब तीन ऑर्गन्स, गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन कौन कौन से हैं और उनके रोल क्या है।
तीन ऑर्गन कौन कौन से याद आ रहे हैं? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब इनके फंक्शन क्या क्या हैं वो भी हमने पढ़ लिए थे। अब उसके बाद आते हैं व्हाई डू वी नीड थ्री टीयर ऑफ गवर्नमेंट। अब हमें थ्री टीयर ऑफ गवर्नमेंट की ही क्यों जरूरत है भाई, टू टीयर गवर्नमेंट क्यों नहीं है? तो थ्री टीयर गवर्नमेंट की जरूरत इसलिए है ताकि हम डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक, बिल्कुल लास्ट व्यक्ति तक, हमारे गांव गांव तक पहुंचा सकें, उनकी आवाज को भी सुना जा सके। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैनी ऑफ यू विल रिमेंबर द लॉकडाउन that took place during the COVID-19 pandemic. Make a list of all actions that were taken at that time. Which which tiers of government were involved managing the situation? Was that the role of each organ of the government? अब कोविड 19 में जब पैंडमिक आया था तो हमने सभी ने देखा कि लॉकडाउन लगा दिया गया था। तो आपको बताना है कि गवर्नमेंट के कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व थे, ठीक है, और वो कैसे सारी चीजें मैनेज कर रहे थे, उनका फंक्शन। ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आपको बताना है गवर्नमेंट के कौन कौन से ऑर्गन वर्किंग में थे और कैसे सारी चीजें मैनेज हो रही, ठीक है। एक क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद क्लास ओवर करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था ग्रास रूट से चैप्टर 10 को, जहां पर हमने जाना था जो राजा धर्म को प्रोटेक्ट करता है, धर्म उसे प्रोटेक्ट करता है। फिर उसके बाद जाना था कि बिना शांति के जस्टिस नहीं मिलता, बिना जस्टिस के आपको इक्वालिटी नहीं मिलती, बिना इक्वालिटी के डेवलपमेंट नहीं होता, अगर और डेमोक्रेसी के बिना आपको आइडेंटिटी, डिग्निटी, कल्चर और पीपल रिस्पेक्ट नहीं मिलती। फिर उसके बाद आए थे, हमने देखा था कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आपको पता चल गया होगा गवर्नेंस क्या होती है, गवर्नमेंट क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है। इन तीनों के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़े थे टर्म्स हाउस और नॉमिनल। हाउस क्या होती है? असेंबली होती है जहां पर लोग बैठकर लॉ बना रहे होते हैं या डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। नॉमिनल सिर्फ नाम के लिए जो व्यक्ति वर्क करता है उसे नॉमिनल बोल देता है, ठीक है। फिर जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में देखने को मिल जाते हैं, गवर्नर्स ऑफ स्टेट देखने को मिल जाते हैं, ये नॉमिनल पोजीशंस हैं। फिर हमने इंट्रोडक्शन में जाना कि हमें गवर्नमेंट की या गवर्नेंस की क्या ज़रूरत है, कैसे रूल्स रेगुलेशन फंक्शन करते हैं, और अगर रूल्स ना हो तो सोसाइटी वर्क नहीं करेगी। फिर उन रूल्स को कौन बनाता है और कैसे बनाता है ये भी जाना, और कैसे बनते हैं उसके बारे में भी जाना। फिर हमने गवर्नेंस, गवर्नमेंट और लॉज की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद इन पिक्चर्स में समझने की कोशिश की कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, राइट, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में जाना। फिर हमने अलग अलग फंक्शंस और रूल्स देखे कि कौन कौन क्या क्या फंक्शन कर रहा है और इनके रूल्स क्या क्या हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट पढ़े, जिसमें आपको लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बारे में बताया, जिसमें हमने पढ़ा लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव उन्हें एग्जीक्यूट करवाता है या फिर इम्प्लीमेंट करवाता है। एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट बोथ आर सेम वर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद जुडिशरी जो जस्टिस देने का काम करता है, और बाकी अगर लेजिस्लेचर में ठीक लॉज बनाए हैं कि नहीं, एग्जीक्यूटिव ने ठीक से इम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं, ये भी जुडिशरी देखता है। फिर उन्हीं के बारे में नेक्स्ट फंक्शंस हमने यहाँ पर पढ़े। हम्म और फिर उसके बाद हमने सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट जाना कि आपके जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये क्या है, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, ये हमने पढ़ लिया था। इंटरडिपेंडेंट होने के अलावा इन सब के सब्जेक्ट्स, वर्किंग एरियाज अलग अलग हैं, और ये एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते, बट एक दूसरे पे क्या बना के रखते हैं, क्या बना के रखते हैं, चेक एंड बैलेंस, ताकि कोई भी फंक्शन, कोई भी ऑर्गन अपने क्राइटेरिया से बाहर जाकर फंक्शन ना करने लगे, ठीक है। तो इसीलिए ये चेक और बैलेंस भी बना कर रखते हैं। फिर उसके बाद हमने थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जाना, कहीं कहीं पर दो लेवल की गवर्नमेंट भी होती है उसके बारे में पढ़ा, लेकिन ज्यादातर कंट्रीज और इंडिया में तीन लेवल की गवर्नमेंट देखने को मिलती है। तीन लेवल की गवर्नमेंट कौन कौन सी? तो आपको नेशनल लेवल पे आपको क्या देखने को मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, और आपकी लोकल लेवल या विलेज और टाउन लेवल पे लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। इसके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद आपको मैंने समझाया कि कैसे ये फंक्शन करती हैं, और फिर उसके बाद हमने जाना कि आपके इंडिया लेवल पे जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट देखने को मिल जाता है, स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट देखने को मिल
जाता है। लेजिस्लेचर आपका पार्लियामेंट यानी लोकसभा राज्यसभा, जो कि नेशनल लेवल के लॉज बनाते हैं। और आपके स्टेट लेवल पे आपकी स्टेट असेंबली और विधानसभा देखने को मिल जाती है। और इसमें एक चीज़ और जानी कि यहाँ कहीं ज़्यादातर स्टेट्स में आपकी विधानसभा या सिंगल असेंबली ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ज़्यादातर स्टेट्स में आपको दूसरा सदन देखने को नहीं मिलता। और उनके नाम मैंने आपसे पूछे थे। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं आपके एग्जीक्यूटिव पे। एग्जीक्यूटिव में हमने देखा कि प्रेसिडेंट और क्या बोलते हैं नॉमिनल हेड होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और स्टेट लेवल पे गवर्नर नॉमिनल हेड होते हैं, चीफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। इनके फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जाना, कुछ सब्जेक्ट्स जैसे अलग करते हैं उनके बारे में जाना, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ली कंकरेंट लिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया कुछ। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि हमारे जितने भी मोटो हैं वो एंशियंट टेक्स्ट से लिए गए हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मोटो क्या है, सत्यमेव जयते, मतलब हमेशा सत्य की ही विजय होती है। ट्रूथ अलोन ट्रम्प्स। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट का भी मोटो जाना, यतो धर्मस्तु जया, वेयर देयर इज धर्म देयर इज विक्ट्री। जहां पर धर्म है वहां पर उसकी विजय सुनिश्चित है। फिर उसके बाद हमने एक बहुत ही रिनाउंड और ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में पढ़ा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, जिनका जन्म रामेश्वरम तमिलनाडु में 1931 में हुआ था। इनका निकनेम एक और नाम था जो कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते थे। ये 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे 2002 से 2007 तक। और ये काफ़ी सारे लोगों को इंस्पायर करने का काम भी करते थे। और उसके अलावा आपके इनके कुछ थॉट्स भी हमने यहाँ पर पढ़े। फिर उसके बाद हमारे डेमोक्रेसी पे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल होते हैं ये लोग। और फिर हमने डेमोक्रेसी का फुल फॉर्म पढ़ा, जिसका मतलब होता है डेमो मतलब डेमोस, डेमोस का मतलब होता है ग्रीक लैंग्वेज में पीपल। और क्रेसी का मतलब होता है क्रेटोस, जिसका मतलब होता है रूल, विच मीन्स रूल ऑफ द पीपल। फिर उसके बाद हमने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए जो कि स्टेट लेवल पे देखने को मिलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी जो कि नेशनल लेवल पे देखने को मिलते हैं, उनके बारे में जाना। 970 मिलियन वोटर्स हैं, मतलब 97 करोड़ वोटर्स हैं हमारे देश में, उनके बारे में जाना। और सभी का पार्टिसिपेशन क्यों ज़रूरी है उसके बारे में जाना। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में जाना। और आगे बढ़ने से पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े, फिर हमने पढ़े कुछ क्वेश्चंस, और यहाँ पर हमने की अपनी क्लास खत्म। ठीक है, तो जैसा कि मैं हर क्लास में बोलता हूँ, इफ़ यू रिवाइज देन ओनली यू कैन सस्टेन, अदरवाइज सब कुछ क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। वैनिश मतलब सब कुछ साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं आपने कभी कुछ पढ़ा था। सो रिवाइज करते रहिए। रिवाइज इज द इम्पोर्टेंट एंड की फैक्टर टू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। अगर आप कोई क्वेश्चन अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टैकल करना चाहते हैं तो कीप रिवाइजिंग। और मल्टीपल रिवीजन करते रहिए। और रिवीजन करते समय ये मत देखिए कि मैं ये 5th टाइम रिवाइज कर रहा हूँ या 10th टाइम रिवाइज कर रहा हूँ। काफ़ी बच्चों को मैंने देखा है कि वो क्या बोलते हैं, सर मैंने इसको रिवाइज करते रहिए। और साइनिंग ऑफ द डे, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।